हे गाइस। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लियान जुए ऊपर से रेडी होके आता है और देखता है कि शेंटिंग वई किचन में लंच बना रहा है। शेंटिंग वई उसे देख के सोचता है कि लियान जुए उसके फेरामोन से अनकंफर्टेबल तो नहीं हो गया, पर लियान जुए उसे पास आकर उसे एक जेंटल हग देता है जो शेंटिंग वई की थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट को दूर कर देता है। लियान जुए फिर बोलता है कि आज मेरे लिए डिनर मत बनाना, और शेंटिंग वई को ये सोचकर कंफर्ट मिलता है कि उसे उसके फेरामोन से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लियान जुए जाते वक्त अपनी कोट को स्मेल करके चेक करता है, तो शेंटिंग वई सोचता है कि लियान जुए को शायद वो पसंद नहीं है। रात को लियान जुए वापस आता है और शेंटिंग वई से पूछता है कि वो सोया क्यों नहीं। इस पर शेंटिंग वई कहता है कि नींद नहीं आ रही थी तो थोड़ा वेट कर लिया। लियान जुए उसे जाने को कहता है और जब शेंटिंग वई रूम के पास रुकता है तो लियान जुए को वो पूछता है कि क्या तुम डोर खोल सकते हो। शेंटिंग वई कंफ्यूज हो जाता है और लियान जुए फिर उसे जेंटली किस कर देता है, एक सॉफ्ट किस जो सॉरी जैसा होता है। शेंटिंग वई को ये किस सूदिंग लगता है और वो अपने कंफ्यूजन को साइड में रखकर लियान जुए के साथ रेस्ट करने चला जाता है। अब आगे सुबह जब शेंटिंग वई की आँख खुली और बेड के साइड में खाली जगह देखते ही उसका दिल थोड़ा सा उदास हो गया। लियान जुए जा चुका था। जाने से पहले उसने कर्टन्स आधे खोल दिए थे। सूरज अभी पूरा निकला भी नहीं था, लेकिन पहली सुबह की रोशनी ग्लास के पार से छनकर बेड के एंड तक आ चुकी थी। हेडबोर्ड के पास का हिस्सा अभी भी कर्टन्स के शैडो में ही था, इसलिए रोशनी सॉफ्ट थी, बिल्कुल उस तरह जैसे किसी ने जानकर उसके लिए इजी वेकअप एनवायरनमेंट बनाया हो। शेंटिंग वई ने अपने बॉडी को लियान जुए वाली खाली जगह की तरफ रोल किया। आंखें अभी भी बंद थी, पर दिमाग उसका सोच रहा था। कल रात उसने सोचा था कि शायद लियान जुए चाहता था उसे, क्योंकि बिना वजह के एक ही बेड को शेयर करना उन दोनों के बीच के रिलेशन के हिसाब से रेंज के थोड़ा सा बाहर ही था। लेकिन कुछ भी वैसा हुआ ही नहीं। लियान जुए ने बस उसे अपने साथ सोने दिया था, बस सोने दिया था। शेंटिंग वई के लिए उसके पास आकर ऐसे सोना इतना इजी भी नहीं था। जागते हुए उसके इतने पास रहना ही उसके लिए अजीब था। नींद के बिना एक ही पोजीशन को मेंटेन करना भी मुश्किल लग रहा था। इसका मतलब था कि वो सोया नहीं था। लियान जुए तो सो रहा था, इसलिए उसने ज्यादा मूव भी नहीं किया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा हाथ पैर एडजस्ट करते रहा एक कंफर्टेबल एंगल को ढूंढने के लिए। रात के दूसरे पहर में जब फाइनली नींद उसे चढ़ने ही लगी थी, उसने थोड़ा वेग सा महसूस किया, जैसे किसी ने पीछे से उसे हक किया हो। और लियान जुए ने नींद से भरी आवाज में पूछा, तुम सो क्यों नहीं रहे हो अब तक? उसे याद नहीं कि उसने कुछ जवाब दिया था, या दिया भी था तो पूरा कर पाया था कि नहीं। मतलब वो सो गया था। अब उसकी कल रात वाली ससेप्टेबल पीरियड वाली जो थ्योरी थी वो तो खुद ही कोलैप्स हो गई थी। पर फिर भी लियान जुए के रिपीटेड आउट ऑफ पैटर्न बिहेवियर ने उसके लिए चीज़ों को सही तरीके से समझना मुश्किल बना दिया था। पर अगर सच कहूँ तो शेंटिंग वई क्लियरली नहीं चाहता था कि ये सब कुछ प्यार में बदले। लियान जुए ने स्टार्टिंग से ही उसे रिजेक्ट किया था, उस पर ट्रस्ट नहीं किया था। इवन ये भी सोचता था कि ये बंदा पैसों के लिए कुछ भी करता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस सिर्फ क्लास का नहीं था, नेचर का और बैकग्राउंड का भी था। सब कुछ दो अलग दुनिया जैसा था। और ये सोच के उसने खुद को समझाया कि बस 2-4 मील्स बना के या एक बेबी को कैरी करके कोई कनेक्शन नहीं बन जाता है। लियान जुए का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अफेक्शन नहीं होता है। उसकी नज़र बेड के उस साइड वाली जगह गई जहां लियान जुए सोकर उठा था। ब्लैंकेट थोड़ा सा व्रिंकल था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। उसने सोचा शायद वार्म तभी भी होगी। उसने हाथ बढ़ाया, हल्का सा टच किया, पर नहीं, कोई वार्मथ नहीं, सिर्फ इल्यूजन थी। उसने साइलेंटली अपना हाथ वापस ले लिया। चेस्ट के अंदर उसे एक अजीब सी टाइटनेस फील हो रही थी, पर उसने उस फीलिंग को सप्रेस कर दिया। फिर बिना कुछ और सोचे वो उठ गया, जैसे वो हर रोज उठता है, जैसे कुछ फील नहीं करता है, जैसे कोई उम्मीद नहीं करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे प्यारे कैंगटोंग पर। आज से कैंगटोंग को स्कूल वापस जाना था। सुबह ही ड्राई क्लीनर्स नए वाले वॉश यूनिफॉर्म डिलीवर कर गए थे।
ब्रिटिश स्टाइल के शॉर्ट स्लीव शर्ट और लाइट ग्रे शॉर्ट्स। शर्ट के ऊपर राइट कॉर्नर पे एक छोटा सा स्कूल बैच भी था जो उसे काफी फॉरेन लुक दे रहा था। शेंटिंग वेई ने कैंगटोंग का नेक टाई केयरफुली टाई किया, उसका कॉलर भी फिक्स किया और फिर ओवरऑल लुक को नीट कर दिया और हमारा कैंगटोंग स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार था। फिर उसे क्वाइटली ड्राइवर की कार में चढ़ाते हुए देखता रहा, ग्लास के उस पार से। अब वो बाहर नहीं जा सकता था ना, अब घर में वो सिर्फ अकेला रह गया था। स्कार्फ निटिंग कंप्लीट करने के बाद करने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं था। उसी बीच चांगजिंग का भी मैसेज आ गया, चलो ना मिल्क टी पीने चलते हैं। लेकिन शेंटिंग वेई की बॉडी कंडीशन अलाउ नहीं करती थी, वो कैजुअली बाहर नहीं जा सकता था। एंड द वर्स्ट पार्ट, उसके पास कोई सॉलिड एक्सक्यूज भी नहीं था, तो बस उसने यही कह दिया कि वो अभी सिटी में नहीं है। चांगजिंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई, पर साथ में उसे याद भी दिला गई, अरे आज चाइनीज वैलेंटाइंस डे है। शेंटिंग वेई ने भी कैलेंडर देखा तो आज सच में वैलेंटाइंस डे था। देखने में नॉर्मल सा एक्सचेंज था, लेकिन अंदर से शेंटिंग वेई का डे और भी स्लो हो गया था। लेकिन जितना लो शेंटिंग वेई घर पे फील कर रहा था, उतना ही चाहोटेक लियान जुए का दिन ऑफिस में चल रहा था। पूरी सभा नॉन स्टॉप मीटिंग्स में गया, लंच लेने का भी टाइम ही नहीं मिला। लेकिन कुछ 2 बजे के बाद फाइनली एक शॉर्ट ब्रेक मिला। तभी लिंचन ने ऑफिस का डोर नॉक करके अंदर आके स्केड्यूल अपडेट करना स्टार्ट किया। आफ्टरनून और इवनिंग मीटिंग्स के बारे में डिस्कस किया, और जब लियान जुए ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाई तो लिंचन ने हल्की सी हेसिटेशन के साथ बोला, सर रात वाली मीटिंग्स कल सुबह 9 बजे शिफ्ट हो सकती हैं। अदर पार्टी से रिश्ता अच्छा है और वैसे भी 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, टाइम परफेक्टली एडजस्ट हो जाएगा। लियान जुए ने कामली उसकी तरफ सर उठा के देखा, जैसे वो रीजन चाहता हो कि आखिर मीटिंग पोस्टपोन करनी ही क्यों है। लिंचन की आवाज वहीं फ्रीज हो गई। फिर उसने थोड़ा सॉफ्टली बताया, आज जीकी फेस्टिवल है प्रेसिडेंट लियान, मतलब वहाँ का वैलेंटाइंस डे। लियान जुए ने थोड़ा कंफ्यूजन भरे टोन में उसकी तरफ देखा, जिसे कह रहा हो तो। उसकी नजरों से स्लाइटली ऑकवर्ड फील करते हुए लिंचन ने जल्दी से जवाब दिया, मैं तो बस सोच रहा था कि आपको मिस्टर शेन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, वैसे भी स्पेशल डे है ना। पर वैसे लिंचन को उसकी फेवरेट ऑनलाइन गेम का वैलेंटाइंस डे टास्क करने की जल्दी थी। लियान जुए ने लिंचन की तरफ काफी देर तक देखा। लिंचन उसके साथ यूनिवर्सिटी के बाद से काम कर रहा था। यूजुअली बहुत प्रोफेशनल और नॉन इंटरफेयरिंग नेचर का बंदा था, लेकिन ऐसे स्पेशल मेंशन करना, और वो भी जिकी जैसे फेस्टिवल का, काफी आउट ऑफ कैरेक्टर था। लेकिन फिर उसने अपना 1 GB दिमाग लगाना शुरू किया। शेंटिंग वेई तो लिंचन से काफी फ्रेंडली है, और ये पॉसिबल था कि शेंटिंग वेई ने ही इनडायरेक्टली लिंचन के थ्रू हिंट भेजा हो। शेंटिंग वेई का नेचर ऐसा ही था, फ्लावर्स पसंद, डेजर्ट्स पसंद, कैट्स और क्यूट चीजें उसकी वाइब में थे। सोचा जाए तो उसके द्वारा लिंचन को ऐसा हिंट पास करना कोई शॉकिंग बात नहीं थी। तो कुछ सोचने के बाद लियान जुए ने बस एक सॉफ्ट टोन में बोला, ठीक है आगे बढ़ा दो। शाम को ऑफिस से निकलते वक्त लिंचन भी साथ ही था। ड्राइवर ने पहले लियान जुए को घर छोड़ने का रूट लिया। रास्ते में जब उनकी कार एक फ्लावर शॉप के पास से गुजरी तो लिंचन ने कैजुअली पूछा, सर मिस्टर शेन के लिए एक बुके लेना चाहेंगे। लियान जुए को वैसे कभी फूल पसंद नहीं थे, ना उनकी खुशबू, ना उनका ओवर द टॉप वाइब, पर आज उसने लिंचन की सजेशन बिना आर्ग्यू किए मान ली। कल रात शेंटिंग वेई ने उसका वेट किया था, और दिन में जो हग उसे प्रॉपरली नहीं दिया गया था, उसकी वजह से लियान जुए खुद थोड़ा लो फील कर रहा था। अब उसे लग रहा था कि अगर ये स्टूपिड सा बुके भी उसे खुश कर दे तो ठीक ही है ना। अब इतने पैसे भी किस काम के अगर वो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना खरीद पाए। लियान जुए के लिए फ्लावर शॉप जाना कोई नॉर्मल काम नहीं था। हाँ हमें भी पता है कि तुम बहुत बड़े CEO हो, तो क्या है ना गाइस। उसे देखकर शॉप ओनर की तो बातें ही खिल गईं। वो अलग अलग अरेंजमेंट्स दिखा रही थी, रिबन टाइप समझा रही थी, रैपिंग का टेक्सचर डिस्क्राइब कर रही थी। लियान जुए पेशेंस के साथ सब देखता रहा। चेहरे पर थोड़ा ब्रोड एक्सप्रेशन जरूर था, लेकिन वो ऑनेस्टली सुनने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसकी नजर एक बिल्कुल बेसिक रेड रो बुके पर गई।
कंटेनर के सेंटर में प्लेस था, दूसरे फ्लैशी डिजाइन्स के बीच बिल्कुल प्लेन। ये ही सही है। लेकिन वो भी कॉन्सिडेंस नहीं था। जिकी फेस्टिवल के चलते रोजेस काफ़ी सोल्ड आउट थे। शॉप में सिर्फ 2 बंडल्स बचे थे। जब वो सिलेक्ट कर रहा था तब एक लड़का शक्ल से जो कॉलेज स्टूडेंट लगता था अंदर आया और सीधा उनमें से एक बंडल ले लिया। चेकआउट पे उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा भी, जिकी है, ऑफ कोर्स रोजेस तो देने ही चाहिए ना। यही चीजी सी लाइन लियान जुए के डिसीजन की वजह बन गई। चेकआउट के वक्त शॉपकीपर ने एक छोटा सा कार्ड निकाला और उसे देते हुए पूछा, कुछ लिखना चाहेंगे? लियान जुए ने पेन लिया। कुछ सेकंड्स तक कुछ सोचा पर फिर पेन वापस रख दिया। नहीं, ऐसे ही ठीक है। पेमेंट कंप्लीट करके जब वो बुके के साथ कार में वापस आया तो ड्राइवर ने भी एक फ्रेंडली स्माइल देकर कहा, सर, मैडम को जरूर पसंद आएगा। टैक्टिस भी शायद यही कहते। कार फाइनली विला के कोर्टयार्ड के बाहर रुकी। लियान जुए बुके लेके क्वाइटली उतर गया। ब्लैक रैपिंग में केयरफुली बंडल रोजेस उसके हाथ में थे और एक्सप्रेशन यूजुअल, बिल्कुल काम, न ज्यादा स्पेशल न ज्यादा नर्वस। रोजेस की फ्रेगनेंस उसके नोज के आसपास फिल हो रही थी और बिना कुछ सोचे उसने वो सेंट को कंपेयर कर लिया शेंटिंग वेई के बॉडी सेंट से। उसका ब्रेन क्वाइटली एक कंक्लूजन पे भी आ गया। रोजेस थोड़े चीजी लगते हैं पर अगर शेंटिंग वेई को पसंद आए तो ये इसे बेयर कर सकता है। और लियान जुए अनयूजुअली घर वापस जल्दी आ गया था। दरवाजा खोलने की आवाज भी बहुत सॉफ्ट थी, जैसे वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हो। लिविंग रूम में शेंटिंग वेई आराम से सोफे पे बैठा हुआ था। लग रहा था वो किसी किताब में बहुत खोया हुआ था, इतना कि उसे दरवाजे की आवाज भी नोटिस नहीं हुई। लियान जुए ने चुपचाप अपने स्लिपर्स चेंज किए और फिर जानकर शू कैबिनेट का डोर ज्यादा जोर से बंद किया। हाँ, समझ आया कि शेंटिंग वेई को पता चले कि तुम आ गए हो। तभी शेंटिंग वेई ने नजर उठा के देखा और चौंक गया। उसने सरप्राइज आंखों में और कंफ्यूजन भरकर बोला, तुम आज इतनी जल्दी कैसे? लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले ही उसकी नजर लियान जुए के हाथ में गुलाब के बुके पर चली गई और वो और उसकी आंखें दोनों वहीं फ्रीज हो गईं। उस छोटे से डोर से कॉफी टेबल तक के कुछ कदम जिनमें लियान जुए उसकी तरफ आया, वो बस चुप था। ना शेंटिंग वेई ने कुछ कहा, ना मूव ही किया। सिर्फ उसकी आंखों के एक्सप्रेशन थोड़े टाइटन हो गए थे, आईब्रोज और हार्ट भी। लियान जुए ने बिना कुछ ऑकवर्ड फील किए वो बुके टेबल पर रख दिया और कैजुअली बोला, आज काम जल्दी खत्म हो गया था। शेंटिंग वेई ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, ना उसके फेस की तरफ ना आंखों में। उसकी नजर सिर्फ उन रोजेस पे थी। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा था और उसके लिप्स वो भी सफेद पड़ते जा रहे थे। लियान जुए ने नोटिस किया कि वो एक्सप्रेशन जो उसने एक्सपेक्ट किया था, सरप्राइज, वार्मथ, हैप्पीनेस, वो उसके फेस पे दिख नहीं रहा था। उसके प्लेस पे कुछ और ही था, कुछ जिसमें डिस्कम्फर्ट था। तभी शेंटिंग वेई ने अचानक अपना हाथ अपने मुंह पे रखा, आंखें टाइटली बंद की और नजर को रोजेस से हटा लिया, जैसे उन्हें देखना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा हो। और बिना एक और सेकंड वेट किए उठा और सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया। लियान जुए बस वहीं खड़ा रह गया। बुके टेबल पर रखा था, परफेक्टली रैप्ड, पर वो सीन जो उसके दिमाग में था, सॉफ्ट स्माइल, मे बी अ थैंक यू, मे बी इवन अ हग, वो सब उस पल में डिसअपेयर हो गए। इधर शेंटिंग वेई भाग के सीधा बाथरूम में गया। बाथरूम के अंदर उसका चेहरा एकदम सफेद, ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट हो चुका था। उसके हाथ वो भी उसके कॉम्प्लेक्शन की ही तरह सफेद पड़ गए थे, उस मार्बल सिंक को टाइटली पकड़े हुए। फेस उस टाइप का था जैसे किसी ने गीले व्हाइट पेपर को पानी में छोड़ा हो, ना रंग और ना वार्मथ, बस आईज जो डेंजरसली लाल हो रही थी। वो वॉश बेसिन के सामने झुका हुआ था, काफी देर तक वॉमिट करते हुए, लेकिन कुछ निकल भी नहीं रहा था। सिर्फ स्टमक के अंदर का एक वायलेंट रिएक्शन जैसा था, जिसे उसके दिमाग भी समझ ही नहीं पा रहा था। और तभी कुछ पुरानी अनप्लीजेंट मेमोरीज उसके दिमाग में सरफेस कर रही थी। ये उसके पहले वाले वर्ल्ड के एक अल्फा के साथ वाले ब्लाइंड डेट के कुछ सीन्स थे। अल्फा का वो स्नॉट जो किसी के ओवरली कॉन्फिडेंट टोन के साथ
उसके कान के पास डिलिबरेटली स्प्रे किया था। बैक ऑफ हिज हैंड का वो कांटेक्ट, वो ल्यूकवार्म टेम्परेचर जिसने उसके फोन स्क्रीन पर एक नंबर छोड़ दिया था, फेरामोन्स की वो वेव जो बिना वार्निंग से बढ़ गई थी, फिर वो कार का क्रैश, सायरन्स की वो हार्श आवाज, लोगों की चीख चिल्लाहट, सब धीरे धीरे फेड हो रही थी। उसकी ब्लर्ड विजन में हिलती हुई शैडोज, सब कुछ एक वेग ब्लर सीन जैसा था। बट वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट, वो रियल था। और अब उन रोजेस की चीप सी सेंट उस ट्रामा को ट्रिगर कर गई थी। मतलब अब वो पूरे पैनिक स्टेट में आ गया था। शेंटिंगवे ने आंखें टाइटली बंद कर ली। वॉश बेसिन से लगकर उसने सर नीचे झुका लिया। पास ही पानी के गिरने की आवाज चल रही थी। उसका सर दर्द से स्प्लिट हो रहा था। वो जान गया था कि ये बुके उसकी डिस्कम्फर्ट की वजह नहीं था। वो तो सिर्फ एक ट्रिगर था जो कुछ डिलिबरेटली भुलाए गए सीन्स को वापस याद दिलाने के लिए काफी था। इधर उसके वोम में भी बेबी ने शायद उसके इमोशंस को महसूस कर लिया था। अब वो भी रेस्टलेस हो गया था। धीरे धीरे उसने खुद को काम करना शुरू किया। जब थोड़ा नॉर्मल फील किया तो हाथ पोंछा और दोनों हाथों से जेंटली अपने बेली को संभाला, जैसे विस्पर कर रहा हो कि सब ठीक है। और तभी उसका ध्यान गया उस एक चीज पे जो अब तक उसे कंफ्यूज कर रही थी। वो रोजेस लियान जुवे ने मुझे फूल दिए थे। एक सेकेंड के लिए उसका अनस्टेबल मूड एक अलग डायरेक्शन में चला गया। एक छोटी सी फ्लटरिंग एक्साइटमेंट जो ना समझ आए ना एक्सप्रेस हो। क्यों भेजे उसने, किस लिए, बस फॉर्मेलिटी थी या कुछ और? पर जब तक वो बाथरूम से बाहर आया, लियान जुवे चला गया था। लिविंग रूम खाली था और टेबल पे रखे वो रोजेस भी गायब थे। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो बुके डस्टबिन में पड़ा था, ब्लैक गॉज रैपिंग के अंदर लगभग 100 रोजेस, पर अब वो ट्रैश में यूं ही पड़े हुए थे। थोड़ी देर के लिए जो ऑकवर्ड एक्साइटमेंट उसके चेहरे पे आई थी वो एकदम से गायब हो गई। उसने बुके को केयरफुली उठाया, स्ट्रेटन करने की कोशिश की, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले वो पहले जैसा नहीं हो रहा था। बेचारा अब भी लियान जुवे के बारे में ही सोच रहा था कि शायद उसे मुझे ऐसे रिएक्ट करते देख उसे बुरा लगा होगा, पर उसने मेरे लिए रोजेस लाए, क्यों लाए होंगे? अब वो सोच में पड़ गया कि इन रोजेस का क्या करे। वो भी पूरे 100। वो स्टोरेज रूम में गया और उसे वहाँ एक पूरी फ्लावर केयर किट मिल गई। उसने उसी से फ्लावर को थोड़ी सी प्रूनिंग कर दी। घर के कोने कोने में सर्च करके उसे फाइनली एक परफेक्ट साइज वेज ढूंढ निकाला। अंदर के सूखे जास्मिन फ्लावर्स निकाले और नए फ्रेशली क्लीन रोजेस को अरेंज किया बड़े ध्यान से। टेबल पर रखने से पहले उसने एक बार पूरा बुके रोटेट करके पोजीशन और सिमेट्री को चेक भी किया। फिर एक छोटी वाटरिंग स्प्रे बॉटल से पेटल्स पे हल्की सी मिस्ट स्प्रे की ताकि थोड़ा और फ्रेशनेस आ जाए। और जब वो टेबल की सबसे विजिबल पोजीशन पे उस बुके को रख रहा था तो उसके दिमाग में सिर्फ एक विचार आया, जब लियान जुवे नीचे आएगा और ये देखेगा तो शायद वो इतना नाराज ना हो। और उसने लियान जुवे के लिए गुलाबों के रिटर्न में अच्छा सा खाना बनाने की सोची। खाने पर बुलाने के लिए शेंटिंगवे ने लियान जुवे के स्टडी के डोर पर नॉक किया। आधा मिनट बाद डोर खुला। लियान जुवे दरवाजे के कॉर्नर पे टिक के सामने खड़ा था, हैंडसम चेहरे पर पूरा डिससैटिस्फाइड लुक लेकर। कुछ बोला नहीं, सिर्फ घूर ही रहा था। शेंटिंगवे ने ही पहल करते हुए कहा, डिनर ऑलमोस्ट रेडी है, 10 मिनट में बस तैयार हो ही जाएगा। लियान जुवे ने सिर्फ कहा और स्टडी की तरफ टर्न ले लिया। वो जा ही रहा था कि शेंटिंगवे ने जल्दी से बोल दिया, वो रोजेस। और जैसे ही वो ये कह रहा था कि मुझे बहुत पसंद आए, लियान जुवे ने बीच में ही इंटरप्ट करके बोल दिया, वो लिंचन ने अरेंज किए थे। वो जो एक सॉफ्ट सा स्माइल शेंटिंगवे के लिप्स तक आया था वो वहीं पे रुक गया। वो कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर रहा था कि लियान जुवे के बुके देने वाले एक्ट को, पर जब उसने कैजुअली बोल दिया कि वो मैंने नहीं भेजे थे तो उसका सारा वार्मथ एकदम टाइटनेस में बदल गया। जब लियान जुवे ने बोला कि ये लिंचन का आइडिया था तो कोई सरप्राइज नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में दर्द तो हुआ ही था। स्टडी का डोर बंद होने से पहले उसने ऑलमोस्ट विस्पर जैसा रिप्लाई दिया, ओके।
अब ये नई कंफ्यूजन कैसे दूर होगी देखेंगे अगले एपिसोड में। गुड नाइट गाइस, जल्दी ही मिलते हैं।